क्या न्यूमरोलॉजी को हम आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में तो मैं जहां तक समझता हूं नंबर्स वाली एक पैथी इस प्रकार की होती है जो मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आयुर्वेद में पंच महाभूत होते हैं, सप्त धातुएं होती हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं। उन्हीं 6 प्रकार के रस में से हजारों लाखों रस बन जाते हैं। मनुष्य के जीवन में हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं। 7 बॉडी बनी ही 5 चीजों से है। 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट्स थ्योरी। 7 सप्त चक्र होते हैं मनुष्य के बॉडी में। तो सर मुझसे अगर बात आप पूछेंगे तो मैं तो न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में बस इतना ही जानता हूं जो मैंने आपको बताया है। जय गुरु जी। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का जो एपिसोड है वो इतना मज़ेदार है कि आप भी कहोगे सर थैंक्स, निशान सर आज हमारे को आशीर्वाद देने आए हैं। कैसे हैं निशान जी? बहुत अच्छे। ग्रेट ग्रेट। जय गुरु जी डियर। जय गुरु जी। सो निशान जी, क्या न्यूमरोलॉजी को हम आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं? देखिए, ये तो मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी को आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते। जी जी। न्यूमरोलॉजी में तो मैं जहां तक समझता हूं नंबर्स वाली एक पैथी इस प्रकार की होती है जो मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसी प्रकार यदि हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आयुर्वेद में पंच महाभूत होते हैं, सप्त धातुएं होती हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं। उन्हीं 6 प्रकार के रस में से हजारों लाखों रस बन जाते हैं। क्या बात है। तो सप्तरंग तो मनुष्य के जीवन में हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं। विबग्योर की अगर हम बात करें, सप्तरंगी 7 रंग हैं। बिल्कुल। पुराने समय से सुनते हम आए हैं, 7 समुंदर पार, 7 घोड़े। बॉडी बनी ही 5 चीजों से है। 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट्स थ्योरी। 7 सप्त चक्र होते हैं मनुष्य के बॉडी में। तो सर मुझसे अगर बात आप पूछेंगे तो मैं तो न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में बस इतना ही जानता हूं जो मैंने आपको बताया है। इतना भी बहुत है। और हमें जानना है आयुर्वेद के बारे में। जी। कारण क्या है कि सर्दियां आने वाली हैं, तो कैसे हम अपने आप का बचाव करें आयुर्वेद के थ्रू, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत बुरी है। हाँ जी। अभी भी हम देखेंगे तो इस समय AQ है जो इस समय 3.350 चल रहा है। हाँ जी। तो बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ है लोगों को। तो थोड़ा सोल्यूशन उसको भी दें। मुझे भी उसमें तकलीफ है। तो मुझे भी कुछ उसके लिए सुझाव दीजिएगा। हाँ जी। सर, अगर सर्दियों में पॉल्यूशन की बात की जाए, देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फॉग बहुत ज्यादा होता है सर्दियों में। तो उसकी वजह से पॉल्यूशन तो है ही। जब वो धुआं जो है ओस के साथ मिलता है तो वो घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि लंग्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो लंग्स में चला गया वो चला गया, बट वो बाहर कैसे निकलेगा? अब चूंकि कफ बनता है, कफ की विस्कोसिटी भी ऐसी होती है कि वो जमा रहता है हमारी लंग्स के अंदर। वो निकले कैसे? इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि सर्दियों में च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए, बशर्ते वो च्यवनप्राश शास्त्रों की विधि से बना हो। जैसे हम लोग भी बनाते हैं शास्त्रों की विधि से च्यवनप्राश, जिसका नाम है वाकई च्यवनप्राश। उसमें गिर गाय का देसी घी हम यूज करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उसमें साथ में हम अलग से सोने का वर्क देते हैं ताकि व्यक्ति को पता चले कि सोना मैंने अपने हाथ से मिलाया है। आयुर्वेद में यदि किसी आयुर्वेद की प्रोडक्ट में यदि आप सोना मिला देते हैं तो उसकी जो पोटेंसी होती है वो 8 से 10 गुना तक बेहतर हो जाती है। तो सोना चांदी के नाम पर आजकल धोखा हो रहा है हर जगह। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मुझे फिर भी पता चलना चाहिए कुछ घरेलू इलाज के रूप में कुछ चीजें, तो सौंठ, पीपली, काली मिर्च, ये 3 चीजें, इसको बोलते हैं त्रिकुटा। फिर से नंबर की बात आ गई। 3 चीजें होती हैं, त्रिकुटा इसको बोलते हैं जी। ये आप मार्केट से बना बनाया भी बहुत सारी कंपनीज का आजकल मिलता है, लेकिन मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि रसोई में तीनों चीजें आराम से मिल जाती हैं, सूंठ, पीपल और काली मिर्च। तो पीपली छोटे वाली जो गर्म मसाले में डाली जाती है, उसको आप शहद के साथ मिला के यदि सुबह शाम लेते हैं चने के दाने के बराबर, तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। उसके अलावा सीतोपलादी चूर्ण मार्केट में मिलता है, वो बहुत ज़्यादा लाभ करता है। और फिर भी मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आजकल के समय में एक मिथ है बहुत बड़ा, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, त्रिफला के बारे में। जी कि त्रिफला, यदि मैं अभी खाने के लिए बताऊंगा कि त्रिफला आपको खाना चाहिए सर्दियों में, रसायन है। रसायन मीन्स ये इसी तरह से लाभ देता है। ये काष्ठ औषधि के अंतर्गत आता है। लकड़ी से बनी हुई जो जड़ी बूटियां, जो बेस्ड औषधियां होती हैं, इसमें किसी प्रकार की भस्म वगैरह नहीं होती। तो ये लेकिन भस्मों की तरह लाभ देता है व्यक्ति के शरीर को। कैसे देता है
कि यदि त्रिफले का लाभ आप शहद के साथ करेंगे तो अलग प्रकार का लाभ होगा। Okay. यदि आप देसी घी में इसका यूज करेंगे तो अलग प्रकार का लाभ होगा। पानी के साथ आप इसका यूज करेंगे तो अलग प्रकार का लाभ होगा। दूध के साथ इसको लेंगे तो अलग प्रकार का लाभ होगा। Great. लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यदि आप सर्दियों में खूब लाभ लेना चाहते हैं, अपनी बॉडी को ऐसा करना चाहते हैं लाइक सुपरमैन, ये शक्तिमान की तरह मैं बात करूं, बिल्कुल, तो आपको इसको लेना चाहिए देसी घी में मिला के। अच्छा। 1 चम्मच देसी घी, आधा चम्मच त्रिफला, ठीक है, ये आपका बन गया त्रिफला घृतम, त्रिफला घृत। और ये मार्केट में बहुत अच्छी केरल की जो कंपनीज हैं उनका बना बनाया आता है। ओके, तो त्रिफला घृत आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हम नहीं बनाते। त्रिफला घृत बहुत सारी अच्छी कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, आप रात को 1 चम्मच त्रिफला घृत का दूध में डालिए और उसको आप घोलिए और उसको थोड़े से दूध को पी जाइए। उससे आपको लाभ मिलेंगे कि सुबह को उठ के, जिन लोगों को सर्दियों में क्योंकि रजाई में जाने के बाद व्यक्ति का मन नहीं करता सुबह को, या उठ गए तो ऐसा लगता है आंखें भरी भरी हुई सी हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं, और जिन लोगों को CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उन लोगों को त्रिफला, नॉट त्रिफला घृत, केवल त्रिफला रात को गर्म पानी के साथ सोने से पहले 1 घंटा पहले लेके सोना चाहिए। ये पेट तो साफ करता ही करता है, इसके अलावा बॉडी को बहुत तेजी से डिटॉक्सिफाई करेगा। क्योंकि सर्दियों में होता क्या है कि हम लोग खाते हैं पकवान, घी बेस्ड और इस तरह की, तो हमारा बॉडी उनको प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है। तो इसलिए बस मैं यही कहूँगा कि सर्दियों में यदि आप इन चीज़ों का लाभ लेते हैं, खाते हैं, तो उनका प्रॉपर लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप रात को कम से कम त्रिफला का सेवन करते हैं। यानी अग्नि बल, एक तो प्रदीप आपका हो जाता है, तो हवन कुंड की तरह है, आप उसमें लकड़ी डालते जा रहे हैं, सामग्री डालते जा रहे हैं, तो नीचे से अग्नि को भी तो जगह चाहिए ना। तो अग्नि कैसे उसमें प्रदीप्त रहे कि आप कम से कम त्रिफला रात को जरूर खा के सोएं। उसके अलावा यदि आप और बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो आरोग्यवर्धनी वटी भोजन करने से पहले सुबह शाम एक जरूर आप भोजन करने से पहले मैं उसको भोजन के बाद खा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप पहले ले सकते हैं। हर चीज का एक सिद्धांत होता है। अभी आप उसको सर्दियों में भोजन करने से पहले लीजिए, आरोग्यवर्धनी वटी, एक सुबह एक शाम, ठीक है, बहुत लाभ करेगी आपको। ठीक है, जो अभी हमने बात करी च्यवनप्राश की, हाँ जी, उसके अलावा ये खाना जरूरी है? ये च्यवनप्राश की हम सुबह लें और इसको शाम नहीं, को अगर आप केवल च्यवनप्राश ले लेते हैं तो दैट्स सफिशिएंट। च्यवनप्राश की बात मैंने इस वजह से की है, च्यवनप्राश के अलावा मैंने बहुत सारी चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि कई लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि डॉक्टर साहब च्यवनप्राश बनाते हैं इसलिए च्यवनप्राश की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए, चूंकि हम चिकित्सक हैं, हमारा तो ये व्यवसाय है, तो अच्छी औषधियां प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छी औषधियां बनेंगी तो उसका कहीं ना कहीं एक कॉस्ट भी होगी। तो मार्केट में 300-400 रुपए किलो से लेके 1000, 2000, 3000 रुपए किलो तक के च्यवनप्राश हैं। बिल्कुल है। तो आज मैं आपके इस क्वेश्चन पे ये भी बात कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि आपका च्यवनप्राश महंगा है या उस कंपनी का च्यवनप्राश महंगा है, तो हम कहते हैं कि भैया जो आप 250, 300, 400 रुपए किलो वाला च्यवनप्राश खरीद रहे हो, ये तो सोचिए उसमें होगा क्या। वो फैक्ट्री में बना, उसमें बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड हुई, सुपर स्टॉकिस्ट के पास गया, स्टॉकिस्ट के पास गया, रिटेलर के पास गया, उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, एड्स के खर्चे हैं, फल एक्टर के खर्चे हैं, फला एक्ट्रेस के खर्चे हैं। तो आप उसकी इफेक्टिव कॉस्ट यदि निकाले तो 40 से 50 रुपए किलो की कॉस्ट आती है च्यवनप्राश को बनने में, जो 300-400 रुपए किलो में आपको मिलता है। तो सोचो उसमें आपको क्या मिल रहा होगा च्यवनप्राश में। जी प्लीज, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो आप एक बारी वो भी खा के देखो और हमारा भी मंगा के देखो। हाँ जी, हाँ जी। फर्क ये है कि जब आप वो खाओगे तो आपका डिफरेंस खाने के बाद पता चलेगा। एग्जैक्टली। एक बोतल मंगाने में कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं गिर जाएगा, कोई आपकी बिल्डिंग नहीं गिर जाएगी, लेकिन एक बोतल जब आप टेस्टिमोनियल के रूप में यूज करोगे, आपकी फैमिली यूज करेगी, जवाब ही कुछ और आ जाएगा। और हम तो कहते हैं सर, मैं तो च्यवनप्राश के बारे में कहता हूं कि आप हमारी कीमत से भी दुगनी कीमत में हमसे बढ़िया कोई च्यवनप्राश लाके दिखा दें, आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और हमसे बढ़िया या आपने किसी का च्यवनप्राश यदि साबित करके दिखा दिया, तो जो च्यवनप्राश आप साबित करोगे, आजीवन का खर्च उस च्यवनप्राश का हम देंगे आपकी पूरी फैमिली के लिए। हम दावा करते हैं इस बात का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर्पस यही है कि देखो, पहले चीज को समझो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। होता क्या है कि हम सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उनकी कॉस्टिंग आई इसलिए है,
बट अब चूंकि उनको बल्क में बेचना है तो वो कहते हैं ठीक है भैया इसके रेट के ऊपर आप मैनेज करें, पर क्वालिटी पे मैनेज नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं लंदन होके आया अभी, तो मैंने वहां देखा कि वहां पे क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जो चीज अगर उन्होंने कहा है तो वो उसके अंदर है ही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और जबकि हमारे यहाँ क्या है कि भैया वो 1% दिखा दिया, हाँ, हाँ। 0.01% दिखा दिया, भाई डाला तो है, डाला तो है कसम खाने के लिए। कसम खाने के लिए बस। तो ये चीज गलत है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर नहीं आपको आ पा रहा, आप एक एक बोतल दोनों की मंगा के टेस्ट कर लो, जो भी आपको ब्रांड अच्छा लगता है उसका भी खा के देखो और डॉक्टर साहब का भी मंगा के खा के देखो, फर्क पड़ जाएगा। और मैं भी मंगवाने वाला हूँ, सबसे पहले सर्दी आने वाली है, सबसे पहले मैं खुद यूज करूंगा ताकि अगली बार जब हम पॉडकास्ट करें तो मैं भी अपना टेस्टिमोनियल दे पाऊँ। सर एक बात कहना चाहूंगा जी, जो आपने 0.01% वाली बात कही है ना कि डाला तो है, हमारे यहाँ लोकल में कहावत चलती है कि जब कसाई होता है ना बकरे को, जब वो बेचने जाता है तो वो अपनी पत्नी से उसके दाम लगवा लेता है और फिर वो जाके कहता है कि कसम से इतने दाम तो इसके लग चुके। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर और बताइए। बात यही है कि जैसे जैसे मौसम थोड़ा चेंज होता जाता है और अस्थमा के पेशेंट भी हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम भी उसके अंदर आती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी उसके अंदर आती है, तो इसके अलावा और क्या क्या उसके अंदर सावधानी रखनी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, या और उसमें हम क्या उनके लिए सपोर्ट दे सकते हैं, वो भी थोड़ा अपडेट करें प्लीज। देखिए जो श्वास के पेशेंट्स होते हैं, जैसे इसका भी वर्गीकरण है, दमा के रोगों का तमक श्वास है, तो इसका भी अलग अलग से वर्गीकरण है। लेकिन मोटे तौर पे यदि नट शेल में मैं बात करूं तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको दमा रोग होता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक तो रुक्ष भोजन नहीं करना। रुक्ष भोजन मीन्स आपने ऐसा भोजन कर लिया कि चटनी के साथ खा लिया या इस तरह के भोजन के साथ खा लिया, वो आपके शरीर में रुक्षता बढ़ेगी तो आपका जो वात है वो यदि और बढ़ेगा तो आपको प्रेशर आएगा लंग्स पे, आपको प्रेशर आएगा हार्ट पे। तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा चाहिए कि जैसे नहाने गए, हार्ट का कोई पेशेंट है या फिर दमा का कोई पेशेंट है, तो सबसे पहले जो पानी डालें वो गर्म पानी डालें अपने पाँव पे। उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी लेके अपने पेट पर और अपने वक्षस्थल पर मले, और उसके बाद हल्का हल्का पानी चेहरे पर लगाना है, गर्दन पर लगाना है, थोड़ा सा पानी अपने सर पर डालना है, ताकि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाए, और उसके बाद नहाना है। हार्ट का कोई पेशेंट है या फिर लंग्स का कोई पेशेंट है, जब सुबह को वो बिस्तर से उठें तो कैप जरूर पहन के उठना है, या फिर मफलर वगैरह। आपके दिल्ली में तो हाँ ढक के रखो, आपके दिल्ली में तो बड़ा फेमस रहा है मफलर। जी जी जी। जी। तो मफलर जरूर ढकना है अपने कानों को। जी। बड़े बुजुर्ग हमेशा आपने देखा होगा कि जब ट्रैवल किया करते थे तो कान जरूर ढकते थे। पहले कैप चलती थी या जो मंकी कैप चलती थी उसमें कान ढका रहता था, लेकिन आजकल वो ट्रेंड ही खत्म हो गया। तो ये चीजें हमारी पुरातन पद्धति से इसी वजह से जुड़ी हुई हैं कि बहुत ज्यादा लाभ देती हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट है हमारा लंग से संबंधित जो भी पेशेंट है, उसको सर्दियों में खूब कला करके एक पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, राई से भी बारीक दाने होते हैं। अच्छा। खूब कला दो तरह की आती है, वो लाल खूब कला और पीली खूब कला। पीली खूब कला यदि मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। वो आप उसको हल्का सा दरदरा कर लीजिए, रात को पानी में भिगो के छोड़ दीजिए, सुबह को आप उसको पानी में पका लीजिए, और उस पानी को इतना पकाइए कि वो आधा रह जाए पकता पकता, और उसको चाय की तरह पी लीजिए। मुनक्का का सेवन यदि करता है जो लंग्स वाला पेशेंट होता है, किसी भी तरह के श्वास से संबंधित जो जिनको दिक्कतें होती हैं, वो उसका यूज करे। शहद का सेवन करें। शहद लेखन क्रिया करती है। लेखन मीन्स आप मिट्टी पे यदि लेखन लिखेंगे तो वो हट जाएगा, वहां उस चीज का इंप्रेशन आ जाएगा जो चीज आप लिखना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से वो बलगम का लेखन कर देती है। ओके। बाकी च्यवनप्राश हमारा है वो करता ही करता फायदा है, लेकिन लेटर ऑन स्टेज की जो श्वास संबंधी दिक्कतें हैं उसके लिए तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यही मेरा क्वेश्चन था अगला कि निशान जी, क्या अगर मुझे कोई तकलीफ परेशानी है तो क्या मुझे आपको आगे पहले कंसल्ट करना चाहिए? जी। या ये च्यवनप्राश जो चीजें आप बता रही है ऐसी खा लेनी चाहिए? नहीं सर, च्यवनप्राश की जहां तक बात है, ये तो ओटीसी प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर। इनमें किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ये तो बस इस तरीके से है जैसे सर्दियों में माँ ने या दादी ने आपको घर में गोंद के लड्डू बना के दे दिए। देते थे।
पिन्नी बना के दे दी, हलवा खा लिया, तो ये इसके लिए किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से, लेकिन यदि आपको कोई एक्यूट क्रॉनिक लेवल की दिक्कत है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। आज आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को संदेश देना चाहूंगा जो कहते हैं हमारी रील सुनते हैं, तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि रील्स में जो भी रेमेडी हम लोग बताते हैं वो इनिशियल लेवल की दिक्कतों के लिए बताते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ शुरुआती स्तर की दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पे आके मैनेजर्स के साथ अभद्रता करते हैं, वहां तो तुम्हारे डॉक्टर साहब इतना ज्ञान बांटते हैं, वहां तो ये कर, आप भी देखते होंगे प्रैक्टिकली इन चीजों को। और व्हाट्सएप पे आप लोग उसकी कंसल्टेशन फीस मांग रहे हो। तो ब्रदर, आप यदि किसी प्रोफेशनल के पास अपनी पर्सनल कंसल्टेशन करने जाएंगे, पर्सनल दिक्कतों को ले जाएंगे, तो उसकी तो वो फीस चार्ज करेगा ना, चाहे उसमें मैं हूं चाहे, क्योंकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना होता है। भाई हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों तक उस चीज का पहुंचाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो रील्स उसका बहुत बढ़िया माध्यम है। क्योंकि कारण क्या है कि हमने आपको सिर्फ वहां पे टच किया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, जहां आपकी पूरी बातें हम सुनेंगे, समझेंगे, फिर सुझाव देंगे, तो भैया उसके चार्जेस तो होंगे ही होंगे। और उसके पीछे यदि मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूं, आप किसी को कंसल्ट कर रहे हो, तो वो सामने वाले को शायद ये नहीं पता होता कि कितनी बड़ी टीम बैठी होती है। मेरी जो रील्स लोग देखते हैं, एक रील को एडिट कराने में, सब चीजें करने में 2-2.5 हजार से 3 हजार प्रति रील तक का खर्च आ जाता है। बिल्कुल आपको वो फ्री में देखने को मिली। चलिए खैर, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपके ऊपर या पब्लिक के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। हाँ। सब लोगों का धन्यवाद है। आज मेरे 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो ईश्वर ने दिए। क्या बात है डियर, तो वो ईश्वर ने दिए जी। तो इसी वजह से मैं यही कहता हूं कि लेटर ऑन स्टेज के लिए आप कभी भी किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएं, चाहे आपकी मुकदमेबाजी हो, वकालत से संबंधित कोई केस हो, तो ये एक बड़ा पोलाइट आपकी अप्रोच है कि आप सबसे पहले जाके फीस पूछेंगे, सर आपकी फीस क्या होगी। बिल्कुल ठीक। उनको भी इंटरेस्ट आता है, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी बन जाती है प्रोफेशनल को आपको उस तरह की अच्छी कंसल्टेशन देने, सुझाव देने की। देखो, पहली बात तो ये क्लियर है, नथिंग कम फ्री इन दिस लाइफ। हाँ जी, हाँ जी। ये तो आपको बिल्कुल अपने बात को अपने जहन में रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई आदमी कोशिश कर रहा है कि वो लोगों को एजुकेट करना चाह रहा है, हाँ जी, हाँ जी, तो ये माध्यम उसके लिए सबसे बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखो, आपने अपना टाइम भी निकाला है। अभी तो हमने सिर्फ बात करी है, रील को एडिट की। हाँ जी, हमारे टाइम की हमने कोई कॉस्टिंग नहीं निकाली। एग्जैक्टली। क्योंकि हम पता नहीं किस समय उसको टाइम निकाल के अपने 10 काम छोड़ के फिर वो रील बनाते हैं। हाँ जी। उसका आइडिया उसी दिन ही आता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर अभी एकदम आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो ये अभी है। हाँ जी, हाँ जी। और आधे घंटे बाद वो दिमाग में नहीं रहेगा, तो इसलिए उस समय उसका टाइम निकाल के उसको समझाना करना बहुत जरूरी है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि रील्स में केवल वही चीजें, वही रेमेडी हो सकती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब ये बड़ी हंसी वाली बात तो नहीं है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि सर मेरे पेरेंट्स में, या मेरी दादी, या मेरी मम्मी, या मेरे पापा, या मेरा भाई, या मेरा भतीजा, सर वो पिछले 5 सालों से जोड़ों के दर्द से जूझ रहा है, या 5 सालों से किडनी की दिक्कत से जूझ रहा है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सर कोई घरेलू उपचार बता दीजिए, सर को कुछ बता दीजिए। आपको लगता है कि डॉक्टर की टीम को इंटरेस्ट आएगा ऐसे पेशेंट के साथ? मतलब ही नहीं है। जो वो लिख रहेगा कुछ बता दीजिए। तो और अगर गलती से मैनेजर ने फीस उनको बता दी, आप तो लूट रहे हो। आपके डॉक्टर तो वहां बैठकर इतने सारे ज्ञान बांटते हैं, यहाँ फीस मांगने लगे। उसी के लिए तो वो रील्स बताई हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जब टाइम फ्री है तो वो रील्स बना के आपको एजुकेट कर रहे हैं। जी। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो भाई उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो यही मतलब हमारी मोटिव तो यही है कि आयुर्वेद में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। मतलब अल्टीमेटली आपको अपनी फैमिली चलानी है। मेरे साथ सैकड़ों लोगों की टीम है, वो जुड़ी हुई है, तो उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएगी? देखो, 4 करने आशीर्वाद था। हाँ जी। 400 करने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। हाँ जी। 40,000 करने मेहनत लगी जी। 4 मिलियन के लिए बहुत लोगों की मेहनत लगी है। जी, ये ऐसे नहीं हो सकता जी कि सुबह आपने सोचा कि भगवान आज 4 मिलियन कर दे, आज 400 मिलियन कर दे, ऐसे नहीं हो सकता। जी। उसके लिए हर चीज के ऊपर गहराई से देखना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझा के ही दुनिया को हम एजुकेट करते हैं। जी। अब वो दुनिया अगर उसके ऊपर तुम्हारे लिए फ्री में एक राय दे रहे हैं
तुम उसको सुनो, समझो कि ठीक लगे, आओ पर्सनल कंसल्टेशन लो। जी जी जी। क्या उसके अंदर दिक्कत है? क्योंकि अगर किसी के जोड़ों के दर्द है, उसके साथ उसको कोई और प्रॉब्लम है, गलत अधूरी इंफॉर्मेशन चली गई तो बेचारे का तो गोदे में तकलीफ बढ़ जाएगी ना। वो हम नहीं चाहते हैं। एक प्रश्न मैं करूं सर जी आपसे? प्लीज 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 सर। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे आप लोगों का जीवन बदलते हैं? मतलब अभी तक मुझे ये बातें हाइपोथेटिकल लगती थी, जी बट मैंने आपकी 2 4 5 रील्स देखी, ठीक है। लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, तो आपने बताया कि मोबाइल नंबर्स में यदि चेंजेस हो जाएं या आपके घर में जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना रहे हैं उन चीज़ों में बदलाव आ जाए, तो कैसे, मतलब इसके पीछे क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट है, थोड़ा सा बताइए प्लीज। सब कुछ निशान जी आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ से निर्धारित होता है। अच्छा। आप भी जब जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971। अच्छा। मैं चाह के भी उस डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने मेरे लिए वो दिन निश्चित किया था कि आप इस धरती पे उस दिन आओगे। अब मैं आ गया। मेरे पिताजी को मेरे पंडित ने बताया कि आपने इनका नाम र से रखना है। मेरे पिताजी कहते हैं कि भाई हमारे टाइम पे उस समय संदीप पाटिल हिट हो रहा था, तो उन्होंने मेरा नाम संदीप पाटिल के नाम से संदीप बजाज रख दिया। अब वो नाम मुझे मिल गया। अब उनको तो नहीं पता कि भैया न्यूमरोलॉजी क्या होती है, तो जो नाम मुझे मिला वो करेले के ऊपर नीम चढ़ा था। एक तो मेरी डेट ऑफ बर्थ वर्स्ट, ऊपर से मुझे भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे के नाम दे दिया जो मेरे को कहीं ना कहीं पे ऐसी तकलीफ के साथ ले गया जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। पढ़ाई मैंने ज़्यादा नहीं करी, काम मैंने बहुत किया, रिजल्ट मुझे मिले नहीं। उसके बाद जब मैंने इस विद्या को सीखा अरविंद सूद सर से, वहां से मुझे समझ में आया कि नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ये 4 पिलर हैं हमारी जिंदगी के। जो कोई भी व्यक्ति एक बारी इन चारों से आशीर्वाद ले लेगा, उसकी लाइफ में थोड़ा सा आशीर्वाद और बढ़ जाएगा या थोड़ा सा अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने इसको अपनी लाइफ में जोड़ के हर चीज न्यूमरोलॉजी पे ले गया, तो आज स्काई इज द लिमिट है। अब होता क्या है कि हमारे साथ मोबाइल नंबर शायद 94 से या 5 से जुड़ गया था। आज 30 साल करीब करीब हो चुके हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास 2-2 सिम या 3-3 सिम ना हो। हर बंदे ने अपने चॉइस के हिसाब से कर रखा है। मोबाइल नंबर आज की डेट में मोबाइल जो है वो बहुत सुंदर सुंदर आ गए, बहुत बढ़िया आ गए। नंबर हम जब चूज करने जाते हैं तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। हम दुकानदार के पास गए, उसने कहा सर देखो पीछे जो है 139 आ रहा है, इसके पीछे 319 आ रहा है, बड़ा इजी नंबर है, आप ले लो। शुरू में नंबर जो था वो 9842 था। अब जब हमने वो नंबर लिया, उसका टोटल भी हमने चेक नहीं किया, कि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था। तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जब वो डेटा निकल के आएगा, जैसे मेरे लक्की नंबर हैं 5 और 6, तो मेरी गाड़ी का नंबर, मेरा पासवर्ड, मेरे सिग्नेचर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा अकाउंट नंबर, पूरा का पूरा 5 या 6 पे ही आता है। यहां से लाइफ के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आए, क्योंकि संदीप बजाज तो वही था, डेट ऑफ बर्थ भी वही थी। अलग क्या हुआ? न्यूमरोलॉजी कहती है कि अगर आपको लाइफ में चेंजेस लाने हैं तो नंबरों को अपने साथ जोड़ो। जैसे जैसे आप जोड़ते जाओगे फर्क आता जाएगा। आज शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 रखता है, क्योंकि उसे समझ में आया है कि वो नंबर का आशीर्वाद है। आपको भी याद होगा कि एक बीड़ी भी आती थी 555 नंबर की, आती थी जी। एक साबुन भी था 555 का, बिल्कुल। आज भी चांदनी चौक में दुकान है छाबड़ा जी की 555, बिल्कुल है। तो ये एक ऐसा चमत्कारी नंबर है, जो भी अपनी लाइफ में इसको लाएगा उसको ब्लेसिंग्स आ सकती है। सिर्फ बस ये है, जुड़ना है। लाइफ में एक बारी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेनी है, उसके बाद उसको एंजॉय करो और उसको हवा बना के अपने सर पे मत चढ़ने दो। सिर्फ छोटी सी विद्या है, बहुत प्यारी विद्या है। स्पोर्ट समझना है कि स्पोर्ट कैसे लेना है। न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर मेन होते हैं, 1, 5 और 6। अच्छा। इसके बाद कोई सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो नंबर 3 है, फिर नंबर 9 है, फिर नंबर 7 है। 2, 4, 8 ये तीनों नंबर जो है न्यूमरोलॉजी के लिए वर्स्ट नंबर है। इन डेट ऑफ बर्थ पे जितने भी लोग जन्म लेते हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे हर्डल्स और भर भर के हर्डल्स आती है।
जैसे जैसे आप मेरे उसमें टेस्टिमोनियल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने वो बेसिक फॉर्मूला दे दिया दुनिया को कि अगर कोशिश कर सकते हो तो 248 पे डिलीवरी मत कर पाओ। अब हो गई है तो हम बैठे हैं फिर आपकी सेवा में कि कैसे नेम के स्पेलिंग से ब्लेसिंग्स लेनी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये छोटी सी चीज है जो लाइफ में एक बारी करने की जरूरत है, करके देखो और देखो लाइफ में कितना आनंद आता है। अब जो मेरा क्वेश्चन है आपसे जी, बहुत बारी आपको भी तकलीफ ये आई है कि सीओडी कर दो, आती है तकलीफ? हाँ आती है सर। और हमारे पास भी यही दिक्कत आ रही है कि हमारी फोटो लगा के 300 रुपये में, 500 रुपये में, 900 रुपये में रिपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद फोन हमें आते हैं कि सर हमने तो पैसे ट्रांसफर कर दिए, रिपोर्ट तो हमें मिली नहीं। तो आप कैसे उससे जूझ रहे हो? सर देखो, वैसे मैं बता दूं कि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है जी। और नहीं भी है कि लोग बाग हमारी वीडियोस पे नंबर्स वगैरह लगाकर, लेकिन हम लोगों का एआई सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है जी। आप मुझसे उम्र में लगभग 10 वर्ष बड़े हैं, तो मेरी जो टीम है, मेरा जो सेटअप है वो इस तरीके का है कि हम इतना ज़्यादा वॉच रखते हैं कि हमारी वीडियोस पे कोई फेक नंबर लगाकर नहीं कर सकता। ओके। लेकिन मैं आज सभी लोगों को एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है। सीओडी जो लोग कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, मैं उसको बोलता हूं क्लेश ऑन डिलीवरी। डिलीवरी जैसे ही पहुंची क्लेश होना शुरू हो जाएगा। जेब में पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है, लिमिट खत्म हो गई, ये हो गई, वो हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो कंपनी सीओडी की सर्विस दे रही है वो लगभग 10% चार्ज करती है पूरे अमाउंट का। तो वहां जाके होता क्या है कि यदि वापस आ गया तो सीओडी का चार्ज हम पे पड़ा, और उसके अलावा हमें ये तो नहीं पता, डिलीवरी बॉय हमारा तो नहीं होता, मैं किसी कुरियर कंपनी से काम कर रहा हूं जो सीओडी की सर्विस देगी। आपने उस कंपनी को 100-200, और बहुत लोग ऐसा काम करते हैं। एक डेटा के अनुसार बता दूं, मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे भी डाला हुआ है कि सीओडी के लालच में कि कम से कम सामान चला जाएगा, बिक जाएगा, पैसे तो आ जाएंगे, सीओडी के लालच में शुरू होने के 3 वर्ष के अंदर अंदर सीओडी के कारण अप टू 71% कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। वो इसी कारण से होती है कि आपने जीन्स भेजी, कुछ और भेजा, आपने डिलीवरी बॉय को थोड़े से पैसे दिए, सामान बदल दिया, सामान वापस आ गया, किसी की कोई कहना सुनना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। डिलीवरी बॉय 6-7-8 हज़ार रुपए, 9 हज़ार रुपए की तनख्वाह वाला होता है, वो कहीं और जाके नौकरी कर लेगा जब ज्यादा शिकायतें बढ़ेंगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि सीओडी कोई भी कंपनी देती है, आप कभी भी देख लेना, जो उसके नए लॉन्च मॉडल्स होते हैं वो कभी भी उन पे सीओडी नहीं देगी। क्यों नहीं देती? क्योंकि सीओडी में हमेशा वो सामान बेचा जाता है जो शॉर्ट एक्सपायरी वाला हो, रिजेक्टेड हो, फैक्ट्री सेकंड वाला हो। वो छोटी छोटी उसमें माइन्यूट दिक्कतें होती हैं, कस्टमर उसको पकड़ नहीं पाता। तो सीओडी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि आप जूझ रहे हैं, आपने कहा कि आप सीओडी क्यों नहीं देते, तो हम भी सीओडी इसलिए नहीं देते। दूसरी सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग मेडिसिन सेल करते हैं, आप लोग कंसल्टेशन सेल करते हैं, या कोई जो प्रोडक्ट्स इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप लोगों का प्रोडक्ट है, तो उसमें आपने बिना अभिमंत्रित किए उसको सेल कर दिया। सपोज वो प्रोडक्ट प्लास्टिक का 100 रुपए का भी हो सकता है, वो 5,000 का भी हो सकता है, आपने उसको सीओडी में भेज दिया। आपको क्या, कस्टमर को क्या पता चलेगा कि आपने अभिमंत्रित भेजा, कैसे भेजा है? नहीं पता चलेगा। कितने लोग फ्रॉड यही कर रहे हैं ना कि भाई संदीप बजाज जी के यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे बेटर प्रोडक्ट हमारा है। हाँ। सस्ते रेट में। उन्हें पता ही नहीं हम कितनी मेहनत उसके ऊपर करते हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे दवा है, दवा में लोग कहते हैं सर हम तो ओपन डिलीवरी लेंगे। अरे भैया, ओपन डिलीवरी क्या होती है? दवा में पैकिंग अच्छी है, बाहर स्टिकर लगा हुआ है दवा के नाम पर, वही कैप्सूल 1 रुपए का भी हो सकता है, वही 100 रुपए का भी हो सकता है, आपको 500 रुपए का भी हो सकता है, 500 रुपए का भी हो सकता है। तो आपको लाल, पीली, नीली गोली के आधार पे कैसे पता चलेगा कि मुझे सही में सही दवा आई है, नहीं आई है? तो आज के समय में तो जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो सीओडी जानबूझ के सबसे पहले देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है व्यक्ति सीओडी पे बहुत ज्यादा रिलाई अपॉन करता है। नंबर तो चेंज करना है, बस उस नंबर को बंद कर देना, नया नंबर फिर ले लेना, किसी और तरीके से काम कर लेंगे। बस सीधी सच्ची बात ये है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि फ्रॉड वालों ने तो अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि उनका तो पर्पज यही है कि भैया किसी तरीके से 2 पैसे आ जाए, उसके बाद ये काम खत्म, फिर दूसरा काम कर लेंगे। तो अब आगे जैसे और हेल्थ के अंदर और क्या क्या आपके पास देने के लिए आशीर्वाद है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास हेल्थ के ऊपर इतना काम नहीं होता है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप लाइफ में एक बारी इस न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट लो और अपनी जिंदगी को उससे एंजॉय करो। लेकिन हेल्थ एक बहुत बड़ा सेक्टर है,
तो थोड़ा उसके ऊपर और आशीर्वाद आप दो कि हेल्थ को कैसे और बेहतर किया जाए। सके। जीवन में सजग जरूर बनना है। जैसे कि आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है दुनिया में, चिलगोजे का गोंद अच्छा मार्केट में बिक रहा है। तो मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा। पहले ये बताओ चिलगोजा कितने रुपए किलो है? चिलगोजा सर जिस पर छिलका होता है वो 3,000 रुपए किलो है। बस अब आप समझाओ। और बिना छिलके वाला होता है 6,000 रुपए किलो। क्या बात है। और चिलगोजे के पेड़ में गोंद होता ही नहीं। ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, नहीं लेना, किसी का भी नाम नहीं कि वो लेना। भैया चिलगोजे के पेड़ में गोंद होता ही नहीं। तो आप अपने जो हार्ड अर्न मनी आपकी है, जो आपका पैसा है, वो 100 ग्राम आप खरीद रहे हो 1,500 रुपए का, पहले भैया गूगल करके तो देख लो चिलगोजे के पेड़ में से गोंद निकलता है कि नहीं निकलता। सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। उसके बाद फिर लोग रहने जीरे का सिरका। अरे अच्छा। भैया जीरे में तो सिरका सबको पता है कि कोई चीज फर्मेंट होने के बाद, जैसे जामुन हुआ, गन्ना हुआ, कोई फल हुआ, सिट्रस फ्रूट जिसमें जूस होता है, उसी का सिरका बन सकता है। भैया जीरे में से आप कैसे जूस निकाल लोगे, उसमें से कैसे आप उसका सिरका बनाओगे? ठीक है। इसी तरह के लोग बेच रहे हैं काला गोंद, शिया गोंद। तो शिया एक अरबी या उर्दू का वर्ड सिंपल भाषा में मान लीजिए। तो शिया गोंद जो बेचा जा रहा है, जो काले गोंद के नाम पे 10-10, 20-20 हजार रुपए किलो, 100 ग्राम 1,000 रुपए का बेचा जा रहा है, वो कुछ भी नहीं है। एलोवा करके एक चीज होती है जिसको बोला जाता है एलोवा लुक। और आप सरप्राइज्ड होंगे, एलोवा जो एलोवेरा होता है ना, जो उसके अंदर से गूदा निकलता है, उसको जब आप प्योरीफाई कर देंगे, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे, तो वो बिल्कुल काला हो जाता है। ओके। तो वो उसकी जो कीमत है उससे 10 गुना ज्यादा कीमत में शिया गोंद के नाम से बेचा जा रहा है। और उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जैसे आपके जीवन में एकदम से कोई चिराग में से जिन निकल आएगा। तो ये चीजें मैंने आज इस वजह से बताई क्योंकि आम जन हमारे पास जब आते हैं कि सर वो चीज हमने सुनी थी, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्या आपकी इस दवा से फायदा हो जाएगा? हमने तो वो भी चीज खाई थी। अरे भैया वो चीज तुमने खाई है, वो चीज कुछ होती ही नहीं, उससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला। आप जो दवा हमारी वाकई में काम करती है, वो किसी भी डॉक्टर की दवा है, कोई भी जेन्युइन डॉक्टर है, तो उसकी वो दवा क्यों नहीं काम करेगी? आप अगर इस चीज का एग्जाम्पल देके उसको उस चीज के साथ जोड़ेंगे कि सर मैंने तो वो खाई थी, मुझे तो वो भी नहीं काम किया, तो आपकी दवा कैसे काम कर जाएगी? भैया करेगी ही नहीं। तुम देखो ना कि तुमने क्या मंगवाया है। सबसे बड़ी बात तो वो है। हाँ जी, हाँ जी। हम तो भाई अपने साथ सारे सर्टिफिकेट लगा के चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम तो हर चीज के ऊपर पहले रेक चेक, फिर चेक, फिर रीचेक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ताकि भैया गलत चीज हमारे से जानी, हमें अपने नाम थोड़ी खराब करना है। आज अगर 40 लाख लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हमारी एक त्रुटि, छोटी सी त्रुटि हमारे कितना नेम फेम बिगाड़ देगी। जी 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 जी। तो बिल्कुल भूल के भी हमें तो इसका को नहीं करना है। क्योंकि जो कर रहे हैं हम तुमको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें आता तो कुछ भी नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, वो बार बार एक ही बात बोलते हैं, एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। तो यहाँ लोगों के साथ ना यही सारी कहानी हो रही है। सर दवाई तो दे दो, पर क्या पता काम करेगी नहीं करेगी। भाई तो तुमने भरोसा करा है निशान जी के ऊपर, तो भाई वो काम करेगी। सर भरोसा तो ऐसा है कि किसी को अल्कोहलिक फैटी लीवर है जी, कोई व्यक्ति कहता है सर मैं रोज शराब पीता हूँ, ठीक है, मुझे लीवर में दिक्कत आ गई, सर मेरी दवा बना दीजिए। फिर बड़ा अपने आप को इंटेलिजेंट मान के वो एक बात पूछता है कि सर कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? अरे भाई तुमने शराब पी पी के अपना लीवर खराब कर लिया, उसको ठीक करने की दवा तुम हमारे पास लेने आ रहे हो और ये कह रहे हो सर उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। चलिए मैं एक बार को कहता हूं कि उसका साइड इफेक्ट होगा, तो क्या अपना लीवर ठीक नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। अगर जिंदा रहो तो पहले जरूरी है। मैं कहता हूं हल्का फुल्का यदि कोई साइड इफेक्ट है भी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं सब लोगों को कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट होता है। सपोज आपने रात उड़द की दाल खाई, आपको वात प्रवृत्त हो गया, वात बढ़ गया, तो आपको जोड़ों में दर्द हो गया। तो उड़द की दाल भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना, तो आयुर्वेद का साइड इफेक्ट आया ना, आया। इसी तरह से आपने पानी ज्यादा पी लिया, आयुर्वेद में उसको बोला जाता है अत्याम्बु, वाटर टॉक्सिसिटी,
किडनी के पेशेंट को पानी बंद कर दिया जाता है कई बार, तो यानी पानी उसके लिए खराब है, यानी पानी का साइड इफेक्ट हुआ ना। बिल्कुल। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता। ज्ञान ही नहीं है निशान जी, तभी तो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, ताकि दुनिया को नॉलेज मिले जी 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 कि लोग को अपने आप को लुटवाना बंद करें और चीजों के ऊपर समझे कि कितना बढ़िया ये साइंस हमारे देश में है और उससे हम कितने बड़े बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो आप अभी चूंकि शीत ऋतु है, सर्दियों का मौसम है, इसमें मैं बस यही कहूंगा कि आप देसी घी या फिर सरसों के तेल या फिर तिल के तेल, बस अगर भोज्य पदार्थ में डाले जाने वाले लुब्रिकेंट्स हैं तो वो ये 3 ही हैं। दोबारा बताओ एक बार। देसी घी जैसा भी आपको बढ़िया से बढ़िया जहां से भी आपको मिल सकता है, जो ये आजकल बाजार में चल गया ना जी, ये पूजा वाला घी, ये वाला घी। अरे भाई, आप ईश्वर से करोड़ों लाखों रुपए मांगते हो और पूजा वाला घी आप जाके कहते हो पूजा, ये पूजा वाला घी क्या होता है जी? मुझे सरसों का तेल सर में लगाने वाला और सरसों का तेल खाना बनाने वाला, मतलब आजकल लोगों को न जाने क्या हो गया है। अरे भैया, सरसों का तेल तो सरसों का तेल होना है, जब वो सरसों में से निकलेगा तो सर में लगाने वाला तेल अलग से और खाना बनाने वाला तेल अलग से हो गया क्या? ब्रांडिंग हो गई ना, ब्रांडिंग हो गई। लोगों को ब्रांडिंग ज्यादा जल्दी समझ में आती है, यही समझ आने लगा लोगों को, क्योंकि तेल तो तिलों से निकल रहा है। तिलों से निकल रहा है, पुरानी कहावत है। तो सरसों ने अगर तेल निकाल के रखा है, तुम सर पे लगाओ या भोजन बनाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो सर्दियों में 3 चीजें प्रमुखता से यूज करें। आपको यदि आपके डॉक्टर ने नहीं मना किया हुआ किसी भी रीजन की वजह से, ये जो ऑलिव ऑयल आजकल चला हुआ है, ये कुछ भी नहीं होता। आपको हमेशा वही भोज्य पदार्थ सूटेबल होगा जो आपकी ज्योग्राफिकल स्टेटस में उगता है, पैदा होता है। ओके। कोई कहता है जी मुझे नारियल का तेल किसी ने बताया, नहीं, नारियल का तेल इज फॉर साउथ इंडियंस, आपके लिए सरसों का तेल या फिर उनके यहाँ जो ज्योग्राफी है वो डिफरेंट है, इस वजह से कह रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके लिए नारियल का तेल, नॉर्थ इंडियंस के लिए सरसों का तेल या फिर तिल का तेल। और तिल का तेल यूनिवर्सल होता है, वो किसी भी ज्योग्राफिकल स्टेटस में आप रहते हैं, भले ही आप साउथ इंडिया में रहते हैं, तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं बिना किसी विचार के। तेल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तिल से ही हुई है। यदि कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तेल का यूज करना है तो आंख बंद करके तिल का तेल यूज कर लेना चाहिए, लेकिन बशर्ते वो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल आज का जो समय में तिल है वो 250 रुपए किलो के आसपास है। तो 1 किलो तिल में से जो निकलता है वो लगभग 330 ml तेल निकलता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। तो आपको हिसाब लगा लेना चाहिए, उसकी जो खुई निकलती है वो अलग से बिक जाती है, इसलिए तेल का रेट कुछ कम हो जाता है। इसलिए मैं सब लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि जो आप 100-200 रुपए 250 रुपए किलो लीटर तिल का तेल खरीद रहे हैं, वो भैया जहर से भी खराब है। इससे बढ़िया मिट्टी का तेल घासलेट पी लीजिए। ओरिजिनल तिल का तेल आता है 600 से 700 रुपए लीटर। तो हम नहीं बनाते। कभी कोई सोच ले कि जी अपना तेल का प्रचार करना सोच रहे हैं, तो वो लगभग अब लोग बाग इससे भी सस्ता देसी घी खरीद रहे हैं। सरसों का तेल, काली सरसों का तेल आप ले लें, वो भी बढ़िया है। पीली सरसों का तेल ले लें, वो भी बढ़िया है। बहुत ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। तो प्रमुखता से ये 3 चीजें यूज करें। सर्दियों में गोंद की पिन्नी, पंजाबी में बोला जाता है पिन्नी, आम भाषा में बोला जाता है लड्डू। आपको मौका मिले तो अपने घर में जरूर बनवा के खाएं। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है वो आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगा। वेरी गुड। सिंघाड़े आजकल आ रहे हैं, सिंघाड़े का यूज करना चाहिए। सिंघाड़ा वारी फल के नाम से संस्कृत में जाना जाता है। बहुत बढ़िया फल है, बेइंतहा बिल्कुल अमृत जैसा फल है। आंवला, कच्चा आंवला यूज आप कर सकते हैं तो कीजिए, नमक आदि लगा के। उसके अलावा सुवासित आंवला 110 रोगों में कार्य करता है। हम लोग सारंग मधुमक्खी के शहद से वो बनाते हैं, वो आप यूज करना चाहें हमसे मंगा के वो यूज कर सकते हैं। तो 5-7-10 ये चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रमुखता से सर्दियों में यूज करनी ही करनी चाहिए। जैसे कि चने की रोटी हो गई, मक्का की रोटी हो गई, इस तरह की चीजें जो सर्दियों में, मतलब ये हेल्दी सीजन है तो आपको ये यूज करना चाहिए। अगर आप प्रमुखता से ये चीजें यूज करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा लाभ है। और उसके अलावा मैं सब लोगों को संदेश देना चाहूंगा जी कि अपने जीवन काल में हर वर्ष महीने में साल में 2 से 3 महीने आप लोगों को गेहूं छोड़कर जौ का सेवन जरूर करना चाहिए। जौ हालांकि शीत प्रकृति का होता है, ठंडी प्रकृति का होता है। गर्मियों में सत्तू बना के यूज करें,
सर्दियों में रोटी बना के यूज करें, क्योंकि अग्नि उसके अंदर आ जाती है। तो अग्नि से जब उसका मिलन होता है जौ का, तो वो समशीतोष्ण हो जाता है, ना वो ठंडा रह जाता ना वो गर्म रह जाता। आपकी बॉडी को एल्कलाइज करता है बहुत ज़्यादा तेजी से। जिन लोगों को मूत्र रोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दालें बिल्कुल छोड़ दें सर्दियों में, हरी शाक सब्जियों का यूज़ करें। उसी तरह से दूध का सेवन करें, उसमें बादाम रोगन, बादाम का तेल एक ही चीज होती है, बादाम रोगन के नाम से ज्यादातर बाजार में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरबी में बादाम रोगन। ये सर टर्मिनोलॉजीज में इस तरह से इस वजह से यूज कर रहा हूं कि लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं। बिल्कुल सर मुझे तो बादाम रोगन बताया था, मुझे तो उसने बादाम तेल दे दिया। दूसरा एक चीज मुझे याद आ गई, बहुत सारे लोग जो बादाम खाते हैं कैलिफोर्निया वाला, जो ज्यादातर 90% वही यूज होता है, वो कुछ भी नहीं होता। लोगों के मन में मिथ है कि उसमें से तेल निकाला जाता है। ओके। दुनिया के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप बादाम की शेप वैसी रह जाए और उसमें से तेल बाहर निकल के आ जाए। उसमें तेल होता ही नहीं है। ठीक बात है। बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं, हाँ लौंग हुई, नागर मोथा हुआ, कुछ औषधियां जरूर ऐसी हैं जिनमें से तेल निकाल लिया जाता है। उनकी प्रोसेस है हाँ, उसको सॉक्सलेट अपैरेटस में डाला जाता है, लौंग ऊपर डाली जाएगी, भभका नीचे से लगेगा, तेल बाहर आ जाएगा। लेकिन बादाम का तेल ऐसे नहीं निकाला जा सकता। बादाम को तो जब आप पेराई करोगे सरसों की तरह, तिल की तरह, तभी उसका तेल निकल सकता है। तो सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि सर्दियों में यदि आप बादाम खाना चाहते हैं तो गुड़बंदी बादाम का सेवन करें। थोड़ा सा एक आध बादाम कड़वा आ जाता है। उसके अलावा यदि आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो मामरा बादाम का यूज करें। रोगन तेल के रूप में आप बादाम के तेल का यूज कर सकते हैं। सब लोगों को यूज करना चाहिए जिन लोगों को दूध पीने की आदत है। 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले कम से कम दूध का सेवन किया जा सकता है। उसके अंदर 4-5 बूंद बादाम के तेल की जरूर डाल लें। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, कब्ज है, वो बहुत तेजी से फायदा करेगी उसमें। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर बहुत दिनों से कब्ज मुझे है, जोड़ों का दर्द है, जा नहीं रहा। तो जो दवा आपको खानी है, जिसने जो बताई है वो खाइए। लेकिन मेरे कहने से आप गोंद का बना लड्डू, गोंद का बना पेड़ा या गोंद किसी भी रूप में आप खाएं, मखाने का सेवन करें। बाजार में आपको मिलेगा एरंड पाक। अच्छा। वो अरंडी के बीज से बनता है, चाय की पत्ती की तरह दाने उसके होते हैं। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। क्योंकि ये सर्दियों का सीजन ऐसा होता है, इसमें जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, हार्ट की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लंग्स की दिक्कतें बढ़ जाती है। हार्ट की दिक्कतों को और लंग्स की दिक्कतों को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं वो मैंने आप पहले बता दिया। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है वो सेवन करें एरंड पाक का दूध के साथ। सुबह में एरंड पाक 1 चम्मच दूध के साथ ले लें, रात को उसी दूध में एरंड पाक मत लें, लेकिन 4 बूंद आप उसमें बादाम रोगन, बादाम के तेल की डाल लें। पर कहते हैं कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए। सर रात को दूध नहीं पीना चाहिए ऐसा शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये अधूरी साइंस है जी। जैसे कि अभी मैं इस पे भी राज खोलूंगा, एक बहुत बड़े नामचीन संत ने, मैं भी उनका मतलब शिष्य हूं, लेकिन जाने अनजाने में किसी वजह से फ्लो में उन्होंने कह दिया कि खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में तो लिखा है मुहुर्मुहुर, यानी आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं खाना खाने के बीच में, खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, बोलस उससे बनेगा। तो खैर चलिए वो अलग प्रश्न है। रात को दूध नहीं पीना चाहिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन दूध अगर आपको पीना है रात को तो सोने से कम 1 घंटा पहले, इसीलिए मैंने कहा 1 घंटा पहले पीना चाहिए। ये नहीं है कि आपने दूध पिया और आप सोना शुरू कर दिया, वो आपको नुकसान करेगा। तो मेन चीज यही है कि अपनी सेहत हमारे अपने हाथ में है। हाँ जी। उसको रखना है पॉजिटिव या रखना है नेगेटिव। इसके अलावा कहीं ना कहीं पे आजकल बहुत डिमांड आ रही है सेक्सुअल ड्रीज के बारे में। हाँ तो वो भी थोड़ा बहुत अपडेट करो कि क्या उसके अंदर हम उसको समाधान दे सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। मेरे पास भी कंसल्टेशन में लोग आते हैं कि सर बेबी की प्रॉब्लम आ रही है, हमने IVF भी करा के देख लिया। तो उसके ऊपर भी कोई सोल्यूशन है आपके पास? सर उसके लिए सॉल्यूशन है। अगर OTC प्रोडक्ट के रूप में हम बात करें, ओवर द काउंटर, जिसके लिए आपको डॉक्टर की कोई खास प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, तो उसके लिए हम 4 चीजें बनाते हैं। एक बनाते हैं क्रीडावटी करके, वो लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में काम करती है। एक बनाते हैं हम चिलगोजा पाक, उसकी चिलगोजे की पिट्ठी को पिस्ता के तेल में भुनाई की जाती है। एक हम बनाते हैं मस्तगी पाक, चौथा हम बनाते हैं उटंगन पाक। ये 4 चीजें हम बनाते हैं। तो ये चारों चीजें खानी है? नहीं, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, ये कंसल्टेशन का मैटर होता है। लेकिन आप बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के चिलगोजा पाक
और क्रीडावटी, ये दोनों यूज कर सकते हैं। 80 to 90% ऑफ पेशेंट्स को ये दो ही दवाएं काम कर जाती हैं विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन, विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ये आपके ऑफिस से मिलती हैं? ऑफिस से मिलती हैं। एक बार अपना नंबर फिर बता दो सर, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जी। 8192917074, ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है। ठीक इस है। पर आप KRIDA क्रीडा लिखेंगे तो आपको क्रीडा पे यदि कोई स्कीम चल रही होगी वो मिल जाएगी। चिलगोजा पाक पर अमूमन कोई स्कीम नहीं चल पाती क्योंकि वो बनता, उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है और उस पर हमें कोई अक्सर ग्रांट वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए हम उस पर कोई स्कीम्स वगैरह नहीं दे पाते। ठीक है। इसके अलावा मैं फिर भी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको लेटर ऑन स्टेज की दिक्कत है, आप बहुत सालों से किसी भी यौन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जी। तो किसी 10 चिकित्सक से जिसके ऊपर आपको फेथ है उनसे कंसल्टेशन जरूर ले लेनी चाहिए। जरूर। और ये जो आपने मेन बताई है 2 मेडिसिन, ये कैसे लेनी है? खाने से पहले या खाने के बाद? सर, मोस्टली 99% केसेस में आपको खाना खाने के बाद लेनी है। रात को सोने से 1 घंटा पहले लेनी है। चिलगोजा पाक जो मैंने बताया है वो सुबह शाम आपको आधा चम्मच लेना है। वो च्यवनप्राश की तरह होता है, खाने में स्वादिष्ट नहीं होता। और खास बात इनकी ये है कि ये दोनों ही दवाएं यौन संबंधी समस्याओं के अलावा मधुमेह यानी शुगर में भी कार्य करती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि शुगर अपने आप में इतनी भयंकर बीमारी बन चुकी है कि लोगों को उसमें सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। तो जो भी शुगर के पेशेंट है वो भी इसका ग्रहण कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, ताकि उनको भी उसके अंदर सपोर्ट पूरा का पूरा। और शुगर के पेशेंट्स की अगर बात आ गई तो सबसे हाथ जोड़कर मैं एक निवेदन करता हूं कि शुगर के जितने भी पेशेंट्स हैं वो नीम जामुन करेला से प्लीज बाहर निकल आए। कषाय रस प्रधान जो औषधियां होती हैं वो फायदा तो करती हैं, लेकिन आजकल आप देखोगे जामुन ऐसी मीठी आती है रसगुल्ले से भी मीठी, क्या फायदा करेगी? बिल्कुल आ रही है, सालवा तो खाया ही नहीं जाता है ना। हाँ। और वो हाइब्रिड होती है सारी की सारी। खैर चलिए, ये तो एक विषय हुआ। उसके अलावा आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं जिसमें से मधुमेह एक पार्ट होता है। उनके लक्षण जो है शुगर के पेशेंट जैसे होते हैं, बट मशीन से आप नापेंगे तो नहीं आएगी। जैसे हस्ती में कि अगर मैं बात करूं, उसमें व्यक्ति को इतना ज्यादा यूरिन पास करने की अर्जेंसी होती है जैसे हाथी को होती है, मात्रा में इतना ज्यादा होता है। पीत में हल्दी के रंग जैसा मेह होता है, तो उसके लक्षण जो है वो होते हैं मधुमेह के पेशेंट जैसे, पर उसको मधुमेह नहीं होता। तो आयुर्वेद में इतना सटीक विश्लेषण है मधुमेह का, तो जो लोग कहते हैं कि सर मुझे कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाए, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बिल्कुल ठीक ये क्या टर्मिनोलॉजी। मतलब बिल्कुल ठीक का मतलब है आप अपने शरीर के साथ कोई भी जाति करो, कितना भी मीठा खाओ, कुछ भी करो, शुगर आपको ना दोबारा से हो। भैया होगी क्या सारा खेल है ना, सारा कसूर तो इसका है। एग्जैक्टली बात यही है कि जो शुगर है वो हाइबरनेशन पीरियड में पड़ी रहती है, सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। सांप के फन की तरह वो कभी भी फुफकार सकती है, साल 2-3 साल तक वो ठीक रहेगी, उसके बाद फिर दोबारा से आ सकती है। कोई डॉक्टर आपको गारंटी दे रहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि सर आप गारंटी दे रहे हो, इसका मतलब आपको अपनी दवा पे फेथ नहीं है। ये कुछ लोग लिख देते हैं आप फ्रॉड हो। भैया हम तो फ्रॉड ही ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर गारंटी दे रहा है वो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है चिकित्सा विज्ञान में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी आप चिकित्सा पद्धति में गारंटी नहीं दे सकते। प्रॉब्लम ये है निशान सर कि 85 से 90% लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। वो चीज सुन तो लेते हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। जी। 10% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई साहब हम तो इसकी डेप्थ नॉलेज में लेके जाएंगे। अगर वो वाकई डेप्थ नॉलेज वाले जाएंगे ना तो बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। जी एग्जैक्टली। सारी कहानी यहाँ की हुआ है। तो लोग बागों के चटपटी चीजें इतनी समझ आती हैं गारंटी से। गारंटी, अरे भैया मैं कहता हूँ चलिए हमने गारंटी दे दी या किसी सामने वाले ने आपको गारंटी दे दी, क्या कर लोगे आप उसका? कुछ भी नहीं। पैसे ले पाओगे उससे वापस? या आप पैसे कितने होंगे? 250, 500, 1000, 2000। लेकिन आपने वो जो खा पी लिया उसके बाद आपका शरीर और बिगड़ गया, फिर क्या करोगे? वो सबसे बड़ी दुख वाली बात है। तो क्या गारंटी होती है? खैर बात बीच में थोड़ी सी विषय चेंज हो गया था। तो शुगर वाले जितने पेशेंट्स हैं सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दवा आप खाएं ना खाएं, जो दवा आप खा रहे हैं उसको खाते रहिए, लेकिन मेरे कहने से आप 3 महीने के लिए गेहूं छोड़ दीजिए, जौ के आहार पे आ जाइए, जौ का दलिया खाइए, जौ की रोटी खाइए, दही छोड़ दीजिए,
छाछ का सेवन कीजिए। छाछ मीन्स जो आपके घर में आपकी माँ ने, आपकी दादी ने, आपकी बहन ने, आपकी पत्नी ने बनाई हो, दही जमा के, मक्खन निकालकर, पानी या बर्फ डालकर जो निकलता है वो छाछ जो बनाओ। बाजार में जो थैली में, डब्बे में, टेट्रा पैक में मिलता है वो वाला छाछ नहीं, उस छाछ पर आ जाइए। कहाँ मम्मी के हाथ की छाछ मिलेगी निशांत जी? सर आजकल तो मिलती है वो टेट्रा पैक वाली ही सर है। सब कुछ हो जाता है करने से। व्यक्ति जब हजारों लाखों रुपए की दवाएं खाने के लिए आईसीयू में भर्ती होने के लिए तैयार होता है, तो क्या वो एक ऐसा कुक नहीं हायर कर सकता जो मट्ठा छाछ बनाना जानता हो? मिलते ही नहीं सर। दूध वाले को नहीं कह सकता वो कि भैया मुझे छाछ बढ़िया बना के ला के दे दे। कह सकते हैं एक चीज का सोल्यूशन वो है, पर कुक नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर नहीं है, लेबर ही सर नहीं है। अगर मैं, चलिए आप मुझे किसी दिन कोई टाइम निकालिएगा, जी जी, हम सब लोगों को छाछ घर में बनाने सिखाएंगे कैसे बनती है बिल्कुल छाछ। ठीक बात है। यही मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर जरूर एक वीडियो आप बनाएं हाँ जी, और हाँ जी। लोगों को एजुकेट करें। हाँ जी, क्योंकि ये एक बारी अगर बन गया ना, तो जो सुबह की दिनचर्या है वो सबसे बड़ी एनर्जी वहीं से आती है। जी जी जी। और वही अगर चीज गलत आ रही है तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है। हाँ। क्योंकि आप जितने भी मेट्रो वाले लोग देखोगे, उनको सुबह चाय कॉफी के बिना उठा ही नहीं जाता। और छाछ तो बहुत दूर की बात हमने कर दी है, बट फिर भी चलो, जो आप बता रहे थे पहले उसके ऊपर आते हैं। तो मैं सर यही बता रहा था, जितने भी शुगर वाले पेशेंट्स हैं वो गेहूं को छोड़ दे, जौ का सेवन करे, काकारादि वर्ग के जितने भी फल हैं, काकारादि वर्ग मीन्स जिनमें क लगता हो, कैंत, करमरक, करौंदा, कुंदरू, इस तरह की, कुंदरू परवल जैसा, हाँ समझ गया। कुंदरू, इसका सेवन करेंगे तो उनके लिए अमृत। 6 चीजें तो शुगर, चाहे सब्जी बना के खाएं। हाँ सब्जी बना के खाएं। अच्छा। आयुर्वेद मतलब 6 चीजें, 6 सब्जियां, 6 फल, क्योंकि सब्जी अपने आप में कोई शब्द नहीं है। जी। मैं परवल की बात करूं वो भी एक फल है, टमाटर की बात करूं वो भी एक फल है। हाँ। तो ये 6 चीजें, जैसे कि आपका कुंदरू हुआ, परवल हुआ, उसके बाद ग्वारे की फली हुई, ये जो फलियां हैं इतनी बेहतरीन काम करती है शुगर वाले पेशेंट को, कहना ही क्या। गोल वाली लौकी, गिलकी जिसको बोला जाता है, गोल वाली लौकी, हाँ, बिल्कुल ठीक है। गोल वाली लौकी में बैंगन की तरह जो हाँ, होती है। हाँ। गोल वाली लौकी मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वो अमूमन हाइब्रिड कम आती है। लौकी तो हाइब्रिड बहुत ज्यादा आती है। उसके अलावा सफेद पेठे का रस जिसकी मिठाई बनती है, ओके, उसका या तो आप लच्छा ले लें, उसको आप हल्का सा नींबू लगाएं, सैलेड के रूप में आप उसका सेवन करें, या फिर आप उसकी सब्जी बना के खाएं। तो मेरे कहने से आप कोई भी दवा खाएं ना खाएं, नीम, जामुन, करेला खाएं ना खाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति को ये सारी दवाएं फेल होगी वो मेरे कहने से बस एक काम कर ले, हाथ जोड़ के, मैं जोड़ रहा हूं हाथ जोड़ के, जी, कि वो गेहूं छोड़ दें, जौ का सेवन करें, और ये जो 6 सब्जी मैंने बताई हैं इनका सेवन करें। और जो मिथ सबसे ज्यादा दुनिया में चल रहा है जी, कि भैया गुड़ फायदा करता है, चीनी नुकसान करती है, नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफाना बात है, सबसे बड़ी नासमझी की बात है। किसी बाबा ने, किसी ने कुछ भी बताया हो, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानूंगा, चाहे कोई व्यक्ति मुझे ट्रोल कर दे। शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, इक्षुक से बने पदार्थ, यानी गन्ने से जो बना पदार्थ हो, वो मधुमेह पेशेंट के लिए निषेध है, नहीं खा सकते। अब से 60-70 साल पहले, 50 साल पहले चीनी नहीं बना करती थी, इक्षुक से जो पदार्थ बनता था वो गुड़ ही बनता था, गुड़ी था। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो गुड़ का है और जो चीनी का है वो लगभग सेम होता है, 1-2% का फर्क होता है। कोई मुझसे ये पूछे कि चीनी और गुड़ में बेहतर क्या है, तो गुड़ बेहतर है, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है। लेकिन आज के समय में कोई पूछे गुड़ बेहतर है क्या, नहीं, आज के समय में तो गुड़ चीनी से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि 40% जो गुड़ बनता है वो चीनी से बन रहा है, उस वाली चीनी से बन रहा है जो चीनी खराब हो जाती है, बाजार में बिक नहीं सकती, ठीक बात, काली होके पानी की तरह बहने लगती है, उसका गुड़ बना देते हैं। तो यदि आपको कहीं से रिलायबल पर्सन से गुड़ मिलता है खाने के लिए, वो गुड़ खाइए, वो चीनी से बेहतर हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है मीठे का। जो शुगर के पेशेंट कहते हैं, कोई बाबा कहता है जी मैं तो अपने हर पेशेंट को शेखी में कह देते हैं ना, पेशेंट को पर्चे पे लिख के देता हूं, जरूर लिख के देता हूं उसको गुड़ खाना चाहिए, भैया सर्वनाश कर देगा बॉडी का, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना धीमा जहर आपकी बॉडी में जा रहा है। निशांत सर, बहुत बारी देखा गया है कि किडनी और यूरिन के रोग की बहुत ज्यादा कंप्लेंट हमारे पास आती है, और आइस की भी प्रॉब्लम बहुत बारी देखा गया है। तो ये सारा का अटैचमेंट शुगर से ही है या कैसे, हम इस पे हम बताएंगे? सर शुगर से तो नहीं है,
अच्छा। चूंकि मैं मुख्यतः मूत्र और गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, Very good. यूरिन और किडनी से संबंधित जो डिजीजेस होती हैं उनसे संबंधित जो ट्रीटमेंट्स हैं मैं वही करता हूँ। और इसके आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक खास चीज ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों की 20-25 डायलिसिस हो चुकी होती हैं, 30-35-40 डायलिसिस हो चुकी होती हैं, Okay. उनकी 99.99% कोई संभावना नहीं होती कि वो डायलिसिस से वापस आ जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद के आड़ में बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि किडनी डायलिसिस बंद हो जाएगी, ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा। तो हर पैथी की अपनी एक लिमिट होती है, इसी तरह से आयुर्वेद की भी एक लिमिट है। या तो आपकी डायलिसिस ना हुई हो या अच्छा। 5-7-10 डायलिसिस हुई हो तो आपकी किडनी रिवर्ट हो सकती है केवल आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से। बहुत सारे एलोपैथ चिकित्सक ये मिथ फैला रहे हैं कि आप अगर आयुर्वेद की दवाएं खा चुके होते हैं तो आपकी किडनी ठीक नहीं होगी। नहीं, आयुर्वेद में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट चैप्टर आता है, पूरा का पूरा वृक्क कर्मण्यता। वृक्क मीन्स गुर्दा, अकर्मण्यता मीन्स निकम्मापन। यदि गुर्दे का निकम्मापन हो जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। वो एक बहुत वास्ट मतलब सब्जेक्ट है। कैसे कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। तो आजकल जो लोग YouTube पर या Facebook पर, आपने देखा होगा, इसी वजह से मैं रील्स में किडनी की जो डिजीजेस हैं जी। जो लेटर ऑन स्टेज की डिजीजेस हैं उनको लेके कभी नहीं बोलता। क्यों? इस वजह से नहीं बोलता क्योंकि आजकल के समय में लोग गोखरू पुनर्नवा बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, हालांकि 90% डॉक्टर्स को भी जानकारी नहीं होती, वो लेना शुरू कर देते हैं और उनका GFR जितना है उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाता है, क्योंकि वो जितनी मात्रा में उनको लेने चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं। खैर, आपका प्रश्न ये था कि वो क्या शुगर की वजह से होती है? केवल शुगर की वजह से नहीं होती, दिमागी टेंशन की वजह से होती है, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की वजह से होती है। कई स्थितियों में यदि लगातार आपका बीपी लो चल रहा होता है तो उसकी वजह से भी किडनी की डिजीजेस हो जाती हैं, आंखों की डिजीजेस हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए कि जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को अपना एक नॉर्मल किडनी का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, जिसको KFT किडनी फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। साथ में LFT जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट को हेपेटोरिनल सिंड्रोम नाम की एक डिजीज होनी शुरू हो जाती है, जिसमें आपकी किडनी और लीवर साथ साथ खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो एक इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सर, सिम्टम्स इसके वही होती हैं, बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील होना, अच्छा। बहुत ज्यादा प्यास लगना, हमेशा कमजोरी बने रहना, पेशाब में झाग आना, प्रोटीन का डिस्चार्ज होना। एक संदेश में और देना चाहूंगा कि आप जो लोग पेशाब में आपके झाग आया, 2, 4, 5, 7, 10 दिन तक झाग आ रहा है और वो इतनी ज्यादा चिंतित रहने लगते हैं, डॉक्टर वो लैब पे गए, वहां उन्होंने अपना टेस्ट कराया और उसमें +1 आ जाता है यूरिन में प्रोटीन लीकेज, या +2 आ जाता है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है। और उसके साथ साथ एक संदेश और देना चाहूंगा कि भैया जो आपकी फ्लश की सीट है उसको साफ भी कर लें, यदि वो गंदी है तो भी झाग आएगा। ये मैं बड़े काम की बात बता रहा हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है पेशेंट्स के साथ कि सर पेशाब में झाग आना शुरू हो गया, पेशेंट कांपते कांपते आया, मैंने उसको बताया कि भैया जो आपकी उसको अच्छी तरह से साफ भी कर लो, तो उसने साफ की, आना बंद हो गया। ठीक बात है। तो गंदी अगर रहेगी बहुत दिन तक तो आपने साफ तो की हुई है, बट इतनी प्रॉपर्ली साफ उसको नहीं की हुई है कि उसमें, तो यदि पी जब आप करेंगे तो झाग आ सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा पेशेंट जो शुगर से जूझ रहा हो उसको साथ में किसी अच्छे चिकित्सक से मिलके अपनी मेन थिंग किडनी का ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रील्स पर, वीडियोस पर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो आज मैंने आपके साथ इस वजह से शेयर किए। मैं कभी भी इस पद्धति में नहीं रहता कि लोगों को बहुत ज्यादा घरेलू नुस्खे परोसे जाएं, क्योंकि आप जो घरेलू नुस्खे सोचते हो, आपको इनडायरेक्ट वे में आपका कितना नुकसान किया जाता है वो आपको पता भी नहीं चलता। अधूरा ज्ञान है ना आप बना पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति ने यदि डॉक्टरेट की है, मेडिकल साइंस में वो आया है, तो 10 वर्ष उसके कम से कम लगे हैं उन चीजों को सीखने में। तो आप कैसे वो 1, 2, 3 दिन में सीख लोगे? सब लोग कहते हैं कि मैं 5 साल से सर मुझे कोई घरेलू इलाज बता दो। तो आयुर्वेद में इसी तरह से सुख साध्य, असाध्य, कृत साध्य श्रेणी में चीजें आती हैं कि आसानी से ठीक हो जाएगी, दवा खाते खाते, परहेज करते करते ये आपकी बीमारी ठीक होगी, या असाध्य लोग कहते हैं ये असाध्य रोगों की चिकित्सा में करता हूं। अरे भैया बेवकूफ चंद जी, जब वो असाध्य शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप अपने मुंह से उसको असाध्य कह रहे हो,
तो फिर आप उसको साध्य कैसे बना दोगे? वो साध्य ही रहेगी। पेशेंट को आप साफ साफ बोल दो ना कि भैया असाध्य है, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है बिल्कुल। थोड़ी बहुत दवा खा के, लेकिन ये ठीक नहीं होगी। वो तो तुम्हारे साथ आ गई, अटैच हो गई, अब तुम्हारी डिटैच तभी होगी जब प्राण निकलेंगे। बस एग्जैक्टली। उसके साथ इसने डिजाइन नहीं होना है। हाँ जी, हाँ जी। और सर अगर आपसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं आपसे? सर मिलने अगर मुझसे है, शामली में अभी हम लोगों का क्लिनिक है। ठीक है। प्री अपॉइंटमेंट से ही मिला जा सकता है। ठीक है। विदाउट प्री अपॉइंटमेंट हम इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पेशेंट देखता नहीं हूं, मुझे एक पेशेंट को देखने में आधा से पौना घंटा लगता है। ठीक है सर। उसके अलावा आपने आज आमंत्रित कर लिया पॉड के लिए तो आपके पास आना है, किसी और ने कॉन्फ्रेंस में बुला लिया तो वहां जाना है, कैंप में किसी ने बुला लिया तो वहां जाना है। तो अक्सर हम लोग घूमते फिरते भी रहते हैं लोगों की सेवाओं में। तो लोग कहते हैं जी आप बिना अपॉइंटमेंट के क्यों नहीं मिलते? भैया आ जाइए, मैं ना मिलूं तो आप लोग गाली दे के जाओगे, तो इससे अच्छा अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ। इतनी दूर गए बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिल्कुल ठीक बात है, समझदारी तो यही कहती है। तो सर शामली में हमारा है क्लिनिक। वाई शामली? सर बहुत जल्दी नोएडा में हम लोग या गुड़गांव में सेटल हो रहे हैं। यही मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि शामली एकदम अलग थलग पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नोएडा, गुड़गांव, अगर आपका दोनों जगह होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप इतना अच्छा आशीर्वाद दुनिया को दे रहे हो तो दोनों जगह ही आपका होना चाहिए। और कभी आप चाहो दिल्ली में तो हम आपकी सेवा में बैठे हुए हैं। श्योर सर। आप बिल्कुल निर्माण विहार में आपका अपना ऑफिस है, आप बिल्कुल यहाँ पे अपना कंसल्टेशन ले सकते हो। श्योर श्योर श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। रियली थैंक्स कि आप आए और आपने हमारे को आज धन्यवाद। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। क्योंकि लाइफ में ना हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। निरोगी काया जो हमारे पूर्वजों ने कहा था वो बहुत सोच समझ के कहा था। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ। सो रियली थैंक्स निशांत सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू।